असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ साथ आप मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। कैसे शाह हो तुम, एक बंदे का भी बदला नहीं ले सके। अब तो वो जरगाम हान भी यहाँ पे नहीं है और उसे मारने से लाख गुना बेहतर कि छोटे हान को मारना है। जीते जी न मर गया वो सरदार तो कहना। कानून में दूसरे गाँव के सरदार के अल्फाज गूंजे तो बेला शाह की पिस्टल पर गिर सहत हुई। निशाना सामने एक ग्राउंड में लड़कों के साथ खेलते अरगमान खान के सीने का लेते बेला शाह ने साथी सबने जबड़े बीजे। लाला बाज, लाला चीजी दे दो, बाज उठाओ, लाला बूथ लग गया। ट्रैगर पर सद गिफ्ट करते हुए कान में अरगमान खान की किलकारियां गूंजी तो बचपन के खूबसूरत मनाजर आंखों के पर्दे पर लहराते बेलाशा की स्याह गहरी आंखों को नम कर गए। हाँ, वो नहीं मार सकता था अरगमान खान को, वो आज भी दिल बनकर दरकता था इनके दिलों में। ये अलग बात थी कि अब उन्होंने इन धड़कनों को सुनना बंद कर दिया था, लेकिन बेलाशा इतना तो जानता था कि वो अरमान खान के लिए किसी की जान ले तो सकता है, लेकिन उसकी जान पर आंच भी नहीं आने दे सकता। पिस्टल नीचे करते हुए सामने नजर आते नजर को देखा, जहां अरमान खान को जीतने की खुशी में उसके दोस्त कांधों पर उठाए हुए थे, जिस पर ग्राउंड की फिजा में अरमान खान के बुलंद व बांग कह के गूंज उठे थे। देखा, कहा था ना कि नहीं मार सकते। तुम लोगों में अपने मर जाने वाले पर रोने का तो हौसला है, मगर बदला लेने का जिगरा नहीं। शाह होकर काहिर ची 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 डिप्पू से आती हुई आवाज पर बिलाशा ने झटके से पलटते सरदार हश्तम को गर्दन से पकड़ते हुए गाड़ी के बंद दरवाजे से लगाया। काहिर नहीं हो, समझे तुम इंसाफ पसंद हो, जिसमें इस मनसूब का कोई कसूर नहीं है, जिसने तब अपने बाप को खो दिया था जब वो उसकी शफकत को अभी महसूस नहीं कर पाया था, तो किस बात का बदला लो इससे। और तुम भी याद रखना, अगर इसे खरूज भी आई तो हर्षा बर्पा कर दूंगा। वो बिलाशा के हाथों में पिला है, अपने हाथों से नवाले खिलाए हैं, अपने कंधों पर बिठाकर खिलाया है और औलाद की तरह अजीज है। जरगाम हाथ से किसी हलिश की वजह से अरमान हर को निशाना बनाना तो याद रखना, टुकड़े काट के कुत्तों के आगे डाल दूंगा। जमी शेर सा डांटते हुए एक एक लफ्ज चुपाकर कहते हुए झटके से सरदार हश्तम को सर पर दिखा देते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हुए जन से वहां से गाड़ी भगा के ले गया। शिट शिट स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारते हुए झंझलाए हुए लहजे में चलाकर कहा, वो कैसे अपने दिल में छुपी मोहब्बत को किसी गैर के सामने जाहिर कर सकता था, वो कैसे कमजोर पाट सकता था। सियांग के पल में वैसी जता हुई थी। गम व गुस्से से पागल होता वो शाह हवेली दाखिल हुआ था। सरदार हरिसिम के सामने अपनी कमजोरी जाहिर करके वो दिल चाह रहा था कि खुद को शूट कर ले। वो कैसे दुश्मन के लिए दिल में नरम जज्बात रख सकता था। ना मारना अलग बात थी, वो सरदार हसनम को भी धमकी लगाया था कि अरमान खान पर उसकी वजह से आंच भी आई तो हर्षद बर्पा कर देगा। और खुद पर डायरा का गुस्सा आ रहा था कि अगर ये बात सरगाम को पता चली तो वो उन्हें कमजोर समझेगा। वो समझेगा कि शाह आज भी उनसे रिश्ता निभाना चाहते हैं। तेजी से सीने फैलाते हुए नजरें अपने कमरे में दाल होती हुरिया शाह की पूछ से टकराई तो गम व गुस्से बेबसी की एक लहर बल्लाज शाह को अपने रोगों पे में स्ट्राइक करती हुई महसूस हुई। तभी झटके से पलटकर कदम हुरिया शाह के कमरे की जाना बढ़ाया। दार से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो स्टडी टेबल पर किताबें सेट करती हुरिया हड़बड़ा कर पलटी। अपने सामने खड़े बल्लाज शाह की ऊंच छलकती आंखें देखकर दिल बुरी तरह से दरका था, जबकि जान तो तब हवा हुई थी जब बल्लाज शाह ने पलट कर कमरे का दरवाजा बंद किया। क्या हुआ है बल्लाज, तो दरवाजा क्यों बंद किया? खुश पड़ते होंठों को तार करते हुए कपकपाते लहजे में इस्तफसार किया, जबकि अपनी जानब बढ़ते बिलाशा के कदमों को देखते हुए कदम बेसाता पीछे लिए। वो अभी मस्जिद कदम पीछे रहती कि बिलाशा चील की तरह उस पर जिपटा। हुलिया के बाजू को अपनी सर गिरफ्त में लेते हुए झटके से दीवार से लगाया, जिस पर हुलिया के होंठों से बेसाता चीख निकली। फटी फटी आंखों से खुद को खूनवान नजरों से घूरते हुए बिलाशा को देखा। बिलाशा की सुर खून चलाती आंखों में अपनी नफरत देकर हुलिया का दिल दक से रह गया। क्या वो उसकी बेवकूफी के बारे में जान गया था? मगर ये बात तो सिद्का के अलावा कोई भी नहीं जानता था। और हुलिया जानती थी कि सिद्का मर तो सकती है, मगर हुलिया शो को धोखा नहीं दे सकती। मगर चांद दिन से वो बिलाशा की आंखों में अपने लिए अजीब सी चमक देख रही थी। उसका रवैया हुरिया से पहले से भी बेहतर हो गया था। बिलाशा की आंखों में उसे मोहब्बत दिखी थी, लेकिन वो इस मोहब्बत को कोई नाम नहीं दे पाई थी। वो इसे भी अपनी आंखों का धोखा समझकर जिटला चुकी थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि बिलाशा की सर्द आवाज कानों से टकराई। मोहब्बत करती है ना मुझसे हुरिया शाह? बिलाशा के सर्द लहजे में किए गए सवाल पर हुरिया ने फटी पड़ी आंखों से बिलाशा को देखा, जो तमसर उड़ाती आंखों से हुरिया शाह को देख रहा था। नहीं तो बिलाशा कुछ भी नहीं। आंखें पल में लबलब पानी से बढ़ गई थी। नम लहजे में कहते नफी में सर हिलाया। हुरिया के इनकार पर बिलाशा का हाथ बेसाता उठा था और हुरिया के गुलाबी फूले गाल पर निशान छोड़ता चला गया। एक लफ्ज झूठ नहीं सुनूंगा, मैंने देखी है इन आंखों में मोहब्बत। हुरिया शाह और बिलाशा की आंखें धोखा नहीं खा सकती। कहो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हुरिया को बाल से पकड़कर झंझोड़ते हुए चिल्लाकर कहते पीछे होकर टेबल पर हाथ मारते हुए सब कुछ जमीन बोझ किया। तो हुरिया ने अपने होंठों पर सती से हाथ रखते हुए चीहों का गला घूंटा। थर थर कांपती वो पीछे दीवार से लगती चली गई। ये बिलाशा ने चेहरे पर हाथ फेरते जैसे अपने आप को नॉर्मल करना चाहा। गहरी सांस लेते हुए पलट कर हुरिया शाह को देखा। ओ फूल, क्यों डर रही हो यार? मोहब्बत करती हो ना मुझसे तो मोहब्बत इसी तरह साबित की जाती है। ये गुरेज और शर्म हया का मोहब्बत में कोई काम नहीं है।
कम ऑन यार, इट्स नॉर्मल आडेज। शाह ने झंझलाते हुए सर झटका और कदम कमरे के कोने में दीवार से लगे थर थर कामती हुलिया शाह के जन्म बढ़ाए, जो पसीने से तर जिस्म लिए बुरी तरह से कपकपा रहे थे। डार्क ब्राउन बालों की आवारा लिट्टे माथे पर और गर्दन पर पसीने के बाद चिपकी हुई थी। क्रिस्टल ग्रे आंखें रोने के बाद सूरी माइल हो रही थी। आंखों के पियोटे रोने के बाद सूजे हुए थे। बारीक गुलाबी लब खुश्क नजर आ रहे थे। गल पे मिटे मिटे आंसू के निशान थे, जबकि शाह के हर बढ़ते कदम के साथ वो खुद को दीवार में गुम करने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जो कि नामुमकिन था। मैं नहीं करती मोहब्बत, नफरत है मुझे तुमसे शाह, शदीद नफरत। शाह के करीब आने पे हुरिया शाह ने चिल्लाकर कहा, तो शाह ने अपनी सूरत अंगाराती हुई आंखों से हुरिया को घूर कर देखा। बिला शाह का ये रूप भी होगा, उसने तो कभी सोचा भी ना था। एक ही जस्ट में 2 कदम के फासले को खत्म करके अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में हुरिया शाह के बालों को दबोचा। दाएं हाथ को हुरिया शाह के होंठों पर साथी से लाकर उसे जोर से दीवार से लगाया, जिसके बाद दर्द की शदीद लहर हुरिया को अपने रोगों पे में सैर करते हुए महसूस हुई। आवाज नीचे, हुरिया शाह, वरना जुबान गुद्दे से खींच लूंगा। तुम लोगों की वजह से सब कुछ खो दिया हमने। अपना चाचू खो दिया हमने, अपने बाप को खो दिया, और ये सब कुछ तुम्हारे इस घटिया नीच मामू ने किया। दिल तो मेरा कर रहा है कि एक भी सेकंड जाया किए बगैर तुम्हारे इस नाजुक वजूद को अपने पांव तले रोन दो, और फिर तुम्हारे उदेर जिस्म को तुम्हारे ननियाल वालों की हवेली के आगे फेंकाऊं, और फिर वली खान को अपनी चहेती नवासी के नापाक हुए वजूद पर दाढ़ी मार मार कर रोते हुए देखो। जो क़यामत हमारे दिलों पर गुजरी थी, एक बार फिर वो वली खान की हवेली पर गुजरे तो मजा आ जाए। शाह के जहन में डूबे एक एक लफ्ज पर हुरिया शाह ने फटी फटी आंखों से इस शफाक शख्स को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त हुरिया शाह के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। तो क्या वो जो इतने दिनों से हुरिया शाह इन आंखों में मोहब्बत देख रही थी, वो शिद्दत और वो जज्बात का ठाटे मारता समंदर लिए गहरी राशि से आंखें झूठ बोल रही थी? वो सब फेक था हुरिया शाह को मुल्क के बल गिराने के लिए। न जाने कितने ही आंसू पलकों की बात तोड़कर शाह के हाथ की पूछ पर गिरे। वो जो इतने दावे से कहती थी कि बिलाशाह या बेहराम ने कभी उसके ननियाल की दुश्मनी में उनको नहीं घसीटा, तो क्या वो झूठ था? वो भी इन सब में उनको कसूरवार मानते थे। होंठों से निकलने वाली बेसाता सिद्दकी शाह के हाथों तले भी रह गई थी। हुरिया शाह की क्रिस्टल ग्रे आंकाश सी आंखों में अपनी काली गहरी आंखें गाड़े शाह ने एक ही झटके में हुरिया के गले से दुपट्टा खींचकर दूर उछाला, तो हुरिया का दिल उछलकर जैसे हल्क में आ गया। सर बेसाता नफी में हिलाया, मगर वो बेरहम बनता हुआ हुरिया को दोनों बाजू में दबोचे जमीन पर दिखा दे चुका था। अभी वो सितम कर हुरिया शाह को उसकी ही नजरों में गिरा था। हुरिया शाह के मासूम जज्बात को रोन देता उसे पहले कमरे का दरवाजा धार की आवाज से खुला। दरवाजा खुलने की आवाज पर हुरिया ने तरफ का दरवाजे की जन्म देखा, जहां बेहराम शाह गजब व गुस्से की तस्वीर बना हुआ खड़ा था। बेहराम शाह को खबर मिली थी कि बिला शाह हशतम सरदार की बातों में आकर अरमान खान को कत्ल करने का सोचे हुए है, इसलिए वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचा था। मगर अरमान खान को सही सलामत डेरे के करीब और वो बिला शाह से बात करने की घर से घर आया था। हुरिया के दरवाजे के करीब से गुजरते बिला शाह की आवाज पर उसके कदम बेसाता रुके थे, और अंदर से आती आवाजें सुनकर बेहराम शाह का दिल क्या जमीन फटे और उसमें समा जाए। बिला शाह गुस्से का बुरा था, वो जानता था, लेकिन वो गुस्से में इस हद तक गिर सकता था, इस बात का अंदाजा ना था बेहराम शाह को। तभी दार से दरवाजा खोलते वो लम्हे में बिला शाह के सबब पहुंचा था। काले से थमते बिला शाह का चेहरा अपने सामने करते हुए वो बेसरिया थप्पड़ उसके चेहरे पर बरसा चुका था, जबकि बिला शाह खामोशी से सर झुकाए उफ किए बिना बेहराम शाह से मार खाता रहा। वो जितना भी 30 मारहान बन जाता, लेकिन अपने भाइयों के सामने वो कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता था। काश काश बिलाश तुम मेरे भाई ना होते, काश। मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारे साथ खुद को भी शूट कर लो। क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत और परवरिश में? बताओ मुझे। बेहराम शाह का बस नहीं चल रहा था कि वो बिलाल शाह को सच में कत्ल कर देता। तभी गुस्से से सूरज चिराली हुए घुरा कर कहते हुए बिलाल शाह को किसी अछूत की तरह उससे परे धकेला। लाला आई एम सॉरी, मैं बस। होंठों से निकलते हूं को हाथ की पूछ से साफ करते हुए बेहराम शाह की जन्म बढ़ते हुए कहा, तो बेहराम शाह का हाथ एक बार फिर उठा था कि बिलाल शाह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरा था। बस क्या बस घटिया इंसान, तुम आज सिर्फ उससे नहीं अपने भाई और माँ को भी रुसवा करने जा रहे थे। तुम्हें एक बार भी उस पर तरस नहीं आया? उस पर नहीं तो खुद पर तरस खा लेते। क्या मुंह दिखाते हदाइशा को, क्या जवाब देते चच्ची को, या क्या जवाब देते रोजे महशर उसके बाप को? बिलाल शाह के पैर पर ठोकर मारते हुए चिल्लाते हुए कहा, तो बिलाल शाह ने साथी से होंठ बीचे नजरों से बेहराम शाह को देखा। आई एम सॉरी लाला, मैं गुस्से में कुछ समझ ना सका, मुझे माफ कर दे। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन खुदारा मुझे चच्ची और माँ की नजरों में शर्मिंदा होने से बचा ले। पहली और आखिरी गलती समझ कर माफ कर दे। मुझे लगा मैं सब कुछ खो दूंगा। मुझे अपना आप इन हानों से हारता हुआ महसूस हो रहा था। मैं बस उन्हें नीचा पलट के हुरिया के जन्म बढ़ते हुए बेहराम की टांग थामते हुए उठकर उससे सर टकाते हुए रोते हुए कहा, तो बेहराम शाह ने हूं छलकती नजरों से पलट कर बिलाल शाह के सिसकते वजूद को देखा। उन्हें नीचे दिखाने की जिद में तुम खुद इतने नीचे गिर गए बिलाल, इंसानियत भी। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगा, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक हुरिया ना कर दे। लेकिन मैं तुमसे नफरत ना करूं तो दफा हो जाओ यहाँ से, और जब तक मैं उसे इज्जत से रुखसत ना कर दूं पलट कर हवेली मत आना। बेलाल शाह को खुद से झटकते सर दो स्पॉट लहजे में कहते कदम दीवार के साथ
सुकरी समेटी सख्त आंखें जमीन पर टकाए बैठी हुरिया के जन्म बढ़ाए। बिलाशा ने खड़े होते हुए शर्मिंदा निगाह हुरिया शाह के वजूद पर डाली और वहां से हमेशा के लिए निकलता चला गया। इस बात का जिक्र हुरिया ने किसी से नहीं किया था। पहले तो वो पत्थर होकर आए गए थे। बेराम शाह हर रोज उसे आकर माफी मांगता था, हुरिया को जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करता था और फिर बेराम शाह की इतनी मोहब्बत का नतीजा था कि वो जिंदगी की तरफ लौट आई। और फिर हुरिया ने खुद ही बेराम से इस्लामाबाद जाकर स्टडी कंटिन्यूस करने का कहा तो बेराम शाह ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। लेकिन इतने अरसे में बिलाशा ने हवेली में क्या मुल्क में भी कदम नहीं रखा था और हुरिया जानती थी कि बेराम शाह भी उसे बात नहीं करता। वो खुद मुंह ऑन कर चुके थे। वो दिन उसे किसी नाइटमेयर की तरह डराता जरूर था, मगर वो इस डर का मुकाबला करना सीख गई थी। तब उसने बेराम शाह से कहकर वो बिलाशा को माफ कर चुकी है और वो चाहती है कि वो भी अपने भाई को माफ कर दे। इस पर बेराम शाह ने खामोशी के साथ इस बात में ला दिया था और काफी दिनों बाद बिलाशा के एक्सीडेंट की खबर सुनते बेराम ने उससे मिलने तुर्की गया था और वहाँ बिलाश को माफ कराया था। बेराम शाह की माफी के बावजूद भी वो बहुत कम पाकिस्तान आने लगा था, जबकि इस्लामाबाद आने के बाद हुरिया का कई बार आइसान से सामना हुआ था, जिस पर दोनों ने एक दूसरे से हमेशा नफरत का ही इजहार किया था, ये जाने बगैर कि ये नफरत कितनी शदीद मोहब्बत में बदलने वाली है। इस वाक़े को काफी वक्त गुजर चुका था। विलियम से उस दिन के बाद अकीदत का सामना नहीं हुआ था। उस वक्त वो फार्म हाउस के करीब अपने घोड़े के साथ घूमने निकल आई थी कि वापसी पर विलियम की गाड़ी फार्म हाउस के बाद खड़ी देखकर वो वहीं रुक गई। अकीदत को घोड़े से उतरते देखकर विलियम ने गाड़ी से निकलकर कदम अकीदत की जानिब बढ़ाए। हाय, कैसी हो? उस दिन तुम बिन बताए चली गई। विलियम की इस कदर झूठ बोलने पर अकीदत ने साथी से मुठियां बीची, मगर फिलहाल वो इस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहती थी। गहरी सांस भरते हुए निगाह इधर उधर दोहराई। आज भी खुद को जरगाहमान के गार्ड की निगरानी में महसूस करते हुए अकीदत ने होंठ बीचे। मेरा शोहर आ गया था, मुझे जाना ही था इसके साथ। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे सामने ही तो लेकर क्या होगा ना। मैं तो होश में नहीं थी, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। नींद भी ऐसी कि जैसे नशा किया हो। भगो भगो कर तंज के तीर मारती वो विलियम को गड़बड़ाने में मजबूर कर गई। हाँ हाँ, देखा था मैंने। मैं तुमसे बात करना चाहता था अकीदत। तुम एक बार, सिर्फ एक बार मुझे चांस दो। वो शख्स ठीक नहीं तुम्हारे लिए। अंदर बढ़ते हुए अकीदत के पीछे लपटते इल्तिजाई लहजे में कहा तो अकीदत ने पलट कर सख्त नजर से विलियम को देखा। जिसे सीरियस से नजरअंदाज करता वो अकीदत के सामने आकर खड़ा हुआ। मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ एमिलिया। आई लव यू सो मच डैम इट। मुझे एक चांस दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैं बिल्कुल तुम लोगों जैसा बन जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा यकीन करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। और जस्ट शट अप, एक लफ्ज और नहीं, वरना जुबान गद्दी से खींच लूंगी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा शोहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, समझे तुम? अब अगर तुमने कभी ये बात दोबारा की तो मैं अपने हाथों से तुम्हें शूट कर दूंगी। विलियम की शिर का कलर डुबोचते हुए दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहते हुए पीछे दिखा दिया तो विलियम ने आंखों में बेयकीनी लिए अकीदत को देखा। वो अकीदत से ऐसे डूबे की हरगिज उम्मीद नहीं रखता था। मोहब्बत करता तो तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? यहाँ क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और इसका हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन है ही नहीं। अपना कलर ठीक करते हुए एक बार फिर से अकीदत के सामने खड़े होते चिल्लाते हुए कहा तो अकीदत ने हुदहड़ जब्त करने की लाख कोशिश की, मगर विलियम की बकवास पर उसका हाथ उठाता विलियम के गाल पर निशान छोड़ता चला गया। तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि मेरा उससे क्या रिलेशन है या नहीं? तुम शायद सबूत के बिना नहीं मानोगे, राइट? विलियम की आंखों में देते हुए अपनी गर्दन के गिर्द लिपटे मफलर को हटाते शर का कलर फैबर किया तो विलियम ने बेयकीनी से अकीदत शाह की गर्दन पर मौजूद निशानों को देखा। गर्दन पर मौजूद जरगाहमान की शिद्दतों के निशान इतने दिन बाद भी इतने ही गहरे थे। सुर्ख व नीले निशान देखते हुए विलियम ने साथी से आंखें बीची, कदम पीछे लिए थे। वो तो समझ रहा था कि उसका छोड़ उसे कबूल नहीं करेगा। अगर वो कर भी लेता तो अकीदत अपने बाप के कातिल कहने वाले को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं होगी, स्पार्ट लहजे में कहती हुई वो अंदर की जाने बढ़ गई थी, जबकि विलियम सख्ते के आलम में काफी देर वहीं खड़ा रहा और फिर थके थके कदमों से वहां से निकलता चला गया। अकीदत, कहाँ हो तुम? विलियम ने सुसाइड कर ली है, जल्दी पहुंचो मेरे फ्लैट पर। कानों में एनी की आवाज गूंजी तो अकीदत ने झटके से उठी। वो जब भी थोड़ी देर पहले ही सोई हुई थी, इस बात पर बुरी तरह से बेचैन हुई थी। अपने कल के अल्फाज याद आए तो दिल बुरी तरह से परेशान हुआ। वो और करती भी क्या? वो कैसे शादीशुदा होने के बावजूद किसी मर्द को कोई आस या उम्मीद दे सकती थी? वो शादीशुदा ना भी होती तो विलियम की इस हरकत के बाद उसे कभी कबूल ना करती। विलियम ब्रिज से कूदकर सुसाइड की थी। इतनी तलाश करने के बावजूद भी उसकी डेड बॉडी ना मिल सकी। विलियम की मौत पर उसे अफसोस था, मगर दुख अपने अल्फाज का था और इन अल्फाजों ने हमेशा ही उसे गिल्ट में रखा था। गुजरते सालों के साथ जरगाहमान से जितनी नफरत हुई थी, इतनी मोहब्बत भी हुई थी, लेकिन मोहब्बत को हमेशा नफरत के लबादे में छुपाया था। वो उसके सामने नहीं आया था, लेकिन वो दूर रहते हुए भी हर लम्हा अकीदत का निगरान बनकर रहा था। जिंदगी के हर मोड़ पर
वो उसकी हिफाजत करता रहा था। उसका यही सब कुछ करना कभी अकीदत के दिल में हलचल मचा देता और कभी उसे बंधन कर देता था। कभी उसे लगता कि वो सिर्फ अपनी इज्जत की वजह से कर रहा है और कभी लगता मोहब्बत की वजह से। जिंदगी के कई साल इसी कश्मकश में गुजरते चले गए। हाल ताजी, आप कैसे इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर कर सकते हैं? हमें ये रिश्ता किसी कीमत पर कबूल नहीं है। आप आज और अभी ही हलीमा को जवाब देंगे। मुकद्दस और कच्छ बेगम जब हवेली आई तो दाजी ने उन्हें कमरे में बुलाकर अपने फैसले से आगाह किया तो मुकद्दस बेगम तो भड़की उठी। उनका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दें, जबकि कच्छ बेगम मुझसे सर झुकाए बैठी थी। मुकद्दस बेगम के सामने उनकी बोलने की हिम्मत नहीं थी, वरना अपनी बेटी के लिए बेहराम जैसे शख्स के रिश्ते का सुनकर उन्हें खुशी हुई थी। बेहराम उन्हें वैसे भी बाकी सब लड़कों से सुलझा हुआ और नरम मजाज का लगा था। अगर दादी सिर्फ उनसे पूछते तो वह जरूर हाँ कर देती, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही मुकद्दस बेगम भड़क उठी तो कश्यप बेगम ने खामोश रहने में ही आफियत जानी। ज़ुबान को लगाम दो बहू, पहले ऐसे फैसले उर्दू के किए थे जो अब हम तुम्हारी राय लेते। तुम दोनों को सिर्फ फैसले से आगाह करना फर्ज था और वो कर दिया। और लड़कों को इतला कर दिया मैंने, कल तक सभी आ जाएंगे, फिर आमने सामने बैठकर बात करूंगा मैं उनसे। आपस में लड़ना झगड़ना या प्यार मोहब्बत से रहना उनका मसला, मगर इनकी वजह से बच्चों को कोई तकलीफ पहुंची तो अंजाम के जिम्मेदार वो होंगे। मगर जहां तक मेरा अंदाजा है, ये जुड़ने वाले नए रिश्ते पुराने सारी हलिश खत्म कर देंगे। अपनी अपनी बहनों की ही वजह से जब एक दूसरे का लिहाज और एहतराम करेंगे तो मोहब्बत भी करने लग जाएंगे। और अब तुम दोनों जा सकती हो यहाँ से। साफ अल्फाज में मुकद्दस बेगम को जवाब देकर जाने का कहा तो कश्यप बेगम सबसे पहले सारी हिलाती हुई वहां से निकल ली थी, क्योंकि वो इस वक्त मुकद्दस बेगम से किसी बात नहीं करना चाहती थी। उन्हें यकीन था कि मुकद्दस बेगम अब उन्हें प्रेशराइज करेंगी, वो अपनी बेटी को इस रिश्ते से इनकार करने पर मजबूर करें। और कश्यप बेगम का ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये बहुत गलत कर रही हैं दादी, आप बहुत पछताएंगे आप। मुकद्दस बेगम के दांत कुछ कुचा कर कहने पर दादी ने हाथ में थामी किताब से नजरें हटाकर उन्हें देखा तो होंठों पर तनते मुस्कुरा देंगे। पछतावा पछतावा तो हम बहुत पहले चुके हैं बहू, आप पछतावों से बचने के लिए ये फैसले ले रही हैं। तुम सब्र शुक्र से काम लो, ये ना हो कि तुम्हें पछताना पड़ जाए। अब जाओ, हमारे सोने का वक्त हो रहा है। किताब बंद करते सर लहजे में कहा तो मुकद्दस बेगम मुठियां बीच हुई झटके से पलटी वहां से निकलते चली गई, जबकि दादी ने कपकपाते हाथों से चश्मा उतारकर साइड टेबल पर रखते टेबल पर पड़े फ्रेम को उठाते हुए अपनी आंखों के सामने किया। शेरहान और बहादुरहान की मुस्कुराती तस्वीर देखकर होंठों पर जमीन मुस्कुरा देंगे, आंखों से आंसू मुतवातर से बहने लगे। लोग कहते हैं जवान औलाद का जनाजा उठाना मुश्किल होता है। मैं तो दो दो जवान शेरों के खून से लथपथ वजूदों को सीने से लगाया और कब्र में उतारा है। तुम्हारी माँ कहती थी, हाँ जी आप बहुत साबर हैं, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब तुम दोनों को कब्र में उतारा तो अपने साबर होने पर भी फूड़ फूड़ कर रोने को जी चाहा। लगता था कि दिल फट जाएगा। आज यहाँ दो कपड़े हैं, कल मैं भी यहीं आकर दफन हो जाऊंगा। मगर हर गुजरता दिन मुझे मौत से दूर करता गया और जब अपने पोतों को चेहरों में तुम लोगों का अक्स देखा तो खुद के जिंदा रह जाने में रब की मसलत नजर आ गई। साबर होने का फल मिल गया। अब बस रब मुझे तुम लोगों का इंसाफ दिलवा दे ताकि सुकून से मर सकूं। तस्वीर को गले से लगाए ब्राहिम लाजी में सरगोशी करते सर की पूछ से टका दिया। तुम इधर हो, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ रही हूँ। सलवा को ग्रीन हाउस में परिंदों के पास बैठा देखकर समरीन बेगम ने कहा तो सलमा ने मुस्कुराते हुए पलट कर उन्हें देखा। कोई काम था तो मुलाजमा को कहकर बुलवा लेती। पिंजरे के पास से उठते हुए सोफे की जानिब बढ़ते हुए कदम बढ़ाते हुए कहा तो समरीन बेगम ने नफी में सारी लाया। काम नहीं था, बात करनी थी और कान खुलकर बात सुनो। इस बार पहले की तरह कोई ड्रामा किया तो याद रखना सलवा, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज भी नहीं करूंगा और जूती से पिटाई कर दूंगी। सोफे पर सलवा के करीब बैठते हुए तनबिया लहजे में कहा तो सलमा ने कहकर लगाते हुए समरीन बेगम को देखा। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने और कौन सी बात कान खोलकर सुननी है? जहां तक मुझे अंदाजा है हम कान खोलकर ही तो सुनते हैं, क्योंकि ये बंद तो होते ही नहीं है। गड़ी आंखों को मुसम्मी से पटपटाते हुए कहा तो सुनी बेगम ने घूरकर सलवा शाह को देखा। मजाक का वक्त नहीं है सलवा, संजीदा हो जाओ लड़की। तुम्हारे भाई के कहने पर दादी ने से उनकी बहुत ही इंतजार का हाथ मांगा है और उन्होंने हामी कर दी। बस लड़कों से और इंतजार से मशवरा करना है और इस महीने की तारीख भी रख दी है। तुम्हारे भाई ने अरमान के घर वालों को भी हाँ कर दिया और इस बार ये हाँ तुम्हारे कहने पर ही किया, इसलिए हमें शर्मिंदा मत करना। जो तैयारियां करनी है लिस्ट बना लो, तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दूंगी और कुछ चीजें हम साथ जाकर ले आएंगे। समरी बेगम क्या कह रही थी? सब लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिमाग तो अरमान वाली बात पर अटक चुका था। समरी बेगम कब अपनी बात कहकर गई, सब लोगों को कुछ होश ना था। बेजान होते हुए जुद के साथ उठती अपने कमरे की जानिब बढ़ी। बेड पर बैठते कामते हाथों से मोबाइल फोन पर अरमान खान का नंबर डायल किया। चेहरा मसलसल आंसुओं से दर्द हो रहा था। गुलाबी होंठ बुरी तरह से फड़फड़ा रहे थे। दिल अपनी बेवकूफी पर धारे मार कर रो रहा था। दूसरी ही रिंग पर फोन उठा लिया गया। फोन में गूंजती अरमान खान की गंभीर आवाज को सुनते सलवा का दिल धक से रह गया था। अरमान, नम ब्राई लहजे में सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो देर में बैठे हुए हिसाब किताब करते हुए अरमान खान के हाथ बेसाता थमे थे।
सलवा का नाम लहजा महसूस करते दिल पल में बेचैन हुआ था। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? किसने कुछ कहा है? तुम क्या गांव से बाहर गई हो? किसी ने वहां कुछ कहा है? मुझे सच बताओ, क्या हुआ है? झटके से अपनी जगह से उठते हुए एक साथ ही सारे सवाल कर डाले। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, जबकि अरमान खान की इतनी फिक्र पर सलमान ने मुट्ठी होंठों पर रखते अपनी सिसकियों को रोका। तुम बता रही हो कि या मैं लोकेशन ट्रेस करके पहुंचू? दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहते हुए बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। तुम तुम हो वजह, अपना किया भूल गए? तुमने मुझे हर्ट किया अरमान खान। मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, समझे? आई हेट यू, हिचकियों से रोते हुए चिल्लाते हुए कहा। तो अरमान खान ने पहले बेयकीनी से मोबाइल की स्क्रीन को देखा और फिर समझ आने पर सुकून का सांस लिया, जबकि सलवा के आखिरी बात पर साथी से मुठियां बिछी। शहजादी, ये शिकवा फोन पर किए जाने वाला तो नहीं। तुम मेरे सामने ये बात करती तो यकीन जानो जितनी तकलीफ दी है उसे दुगना अजाला करता। और ये जो तुम आहर में बकवास किया ना, शुक्र करो का सामने नहीं हो, वरना जुबान गद्दी से खींच लेता। और यकीन रखो, मुझे गूंगी बीवी से कोई मसला नहीं होना था। दोबारा से सोफे पर बैठे सुकून से आंखें मोते हुए स्पॉट लहजे में कहा तो सरवन शाह ने बुरी तरह से लब कुचले। दिल चाह रहा था कि उसे बता दे, मगर दिमाग कह रहा था कि वह शायद बड़पा कर देगा। वो अनाम में आकर अपनी बहन का रिश्ता ना किया तो बेराम शाह का क्या बनेगा? वो अपने भाई की मोहब्बत की राह में दीवार नहीं बन सकती थी। वो रिश्ते से इनकार कर देगी, बेराम शाह को सब सच बता देगी। ये सोचते हुए चुप हो गई थी। मैं तुम्हारा मुंह ना नोच लूंगी, हाथ की पूछ से आंसू साफ करते हुए तनते लहजे में कहा तो अरमान खान के नाबी होठों पर मुस्कुराहट गई। जी भर का चूम लेना, रोका किस काफर ने है? उनका किनारा दम तले दबाए छिड़ी लहजे में कहा तो अरमान खान की बेबाकी पर सलवा पल में सुर अनार हुई थी। कान हड़ाप हो गए हैं तुम्हारे? उम्र का तकाजा, इलाज करवा किसी अच्छे डॉक्टर से। बालू को कानों के पीछे रास्ते तमसराना लहजे में कहा तो सलवा की बात पर अरमान खान ने समझने के अंदाज में सर असबाब में हिलाया। कान नहीं, दिल हड़ाप हो गया है, जवानी का तकाजा है। जज्बात उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, अब काबू पाना मुश्किल है। दिल चाह रहा है कि तुम सामने हो और मैं अपनी सारी चीजें तुम्हारे नाजुक वजूद पर निछावर कर दूं। इतनी खट्टी मिट्टी मेरी शहजादी है, दिल चाह रहा है कि एक बार खा जाऊं। अरमान खान के शोर लहजे में की गई बेबाकी पर वो जी जान से कांप उठी थी। चेहरे के दो हाथ में पल में सुर्खियां गुली थी, जुबान तो जैसे तालू से चिपक चुकी थी। बदतमीज, बेशर्म, लोफर इंसान, बात मत करना मुझसे, दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहते हुए अरमान खान के सुनने बगैर फोन रख दिया तो डेर पर बैठे हुए अरमान खान के कह के बेसाता थे।